बोलो। अशोक मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले प्रश्न करेंगे भाई 273 ईसा पूर्व में सिंहासन इन्होंने प्राप्त कर लिया कठिनाई से, लेकिन 4 वर्ष तक गृह युद्ध हुआ। उसके बाद ये वास्तविक जो सिंहासन पर बैठा वो दूसरा राज्य अशोक पहले जहाँ साम्राज्य बनने से पहले शासक बनने से पहले राज्यपाल था उज्जैन का। इन्होंने 99 भाइयों का खून कर गद्दी प्राप्त की थी। सिंगली अनुश्रुति ने इस बात को कहा है, लेकिन हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। सिंगली अनुभूति कहेंगे, अनुभूति माने आनंद। बौद्ध का प्रथम शिष्य, उसके बाद बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, श्रुति माने श्रीलंका भेजे ट्रिक के आधार पर। अब प्रश्न आता है भाई कि अशोक ने अपनी शिक्षा उपगुप्त से ली, क्यों ली? क्योंकि उन्होंने जीवन में 4 परिवर्तन हुए। नंबर 1 कलिंग युद्ध 8वें वर्ष, बौद्ध धर्म ग्रहण किया 9वें वर्ष, बौद्ध यात्रा की 10वें वर्ष, लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष की, जिसमें टैक्स 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया गया। उसके बाद प्रश्न आता है भाई कि जो BDS बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया, इसमें 4 का अनुभव करते। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, रोगी, वृद्ध व्यक्ति और सन्यासी और मृत। उसके बाद 4 ही सभा हुई हैं, 483, 383, 250, 51 वन शताब्दी में, जिसमें अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क हैं। उसके बाद राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। उसके बाद चौथी जो सभा हुई थी उसमें महायान और हीनयान को डिवाइडेशन कर दिया गया। उसके बाद जो अशोक ने शिक्षा प्राप्त की थी, जो आंतरिक नरसंहार को देखकर विचलित हो गए थे, तो इन्होंने उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। अशोक सुने भाई, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति कराई गई, जिसके अध्यक्ष मोंगलीपुत्र थे। और उसके बाद अशोक ने सांची में स्तूप बनवाए थे, मध्य प्रदेश में है, जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक की पत्नी वेदिस महादेवी, महाबौद्ध वंश के अनुसार या सिंगली के अनुसार ये महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्री की मतलब माँ थी। और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। अशोक के नाम मास्की, गुर्जरा, नेस्तूर, उदयगुलम के शिलालेख में अशोक के नाम से जाने जाते हैं और पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है अशोक ने किन पहाड़ियों का निर्माण या गुफाओं का निर्माण करवाया आजीविक संप्रदाय के लिए? तो अब बकरी की सुध में करी चरी दाने के साथ। तो अब माने अशोक, व माने बकरी के लिए बराबर की, करी का मतलब है कर्ण गुफा, सुध का मतलब है सुदामा गुफा, में करी का मतलब है चरी के बाद चौपड़, दाने का मतलब है दशरथ के साथ नागार्जुन की गुफा का संबंध है। उसके बाद अशोक की 3 पत्नियां थी, देवी या महादेवी, 30 रक्षिता या नंबर 30 कारवागी। उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले टॉपिक अशोक पे चलते हैं। इनकी माँ सुंदरांगी थी, जो राजकुमारी चंपा या अनुगी थी। अशोक राजा बनने से पहले या शासक बनने से पहले गवर्नर थे उज्जैनी के और तक्षशिला के। 2 बार विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए बिंदुसार के समय गए थे। अशोक की सहायता के लिए मंत्री रखा गया था राधागुप्त बिंदुसार के समय। अशोक ने नगर बसाया था, शासक बनते ही इन्होंने एक नगर बसाया था श्रीनगर, जो विस्ता नदी के किनारे है। ये उपासक थे शिव के। इनकी जो कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी है उसमें इसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद प्रश्न आता है भाई 13वें शिलालेख में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध, उस समय कलिंग में शासक थे नंदराज। भयानक युद्ध होने के कारण नरसंहार अधिक हो गया था। अवलेख हाथी गुफा में इसका साक्ष्य मिलता है।
हिंसा के कारण इनका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ली और बौद्ध धर्म धारण किया। पहले ये उपासक शिव के थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उसके बाद इन्होंने जनता के लिए भूमि टैक्स 1/6 से घटाकर 1/8 लुम्बिनी की 20 अपने शासन के 20 वर्ष बाद जब यात्रा की थी तो इन्होंने इस टैक्स को घटा दिया। यह अभिलेख रुम्मिल देवी में इसके साक्ष्य मिलते हैं। एकमात्र शिलालेख जिसमें अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान है ऐसा प्रमाणित मिलता है शिलालेख में। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ जो सुरक्षित स्तंभ है। इसके बाद प्रश्न आता है भाई, अशोक सबसे पहले सब लोगों ने सुना है कि 4 इन्होंने पॉइंट मुख्य बिंदु 4 पर काम किया है कि सबसे पहले वो 8वें वर्ष, 9वें वर्ष और 10वें वर्ष, 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी, क्योंकि यहाँ भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था इसलिए। टॉपिक है अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बौद्ध गया यात्रा गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा पर गया जहां अभी मैं टैक्स की बात कर रहा था। उसके बाद अशोक ने लुम्बिनी यात्रा निगाली सागर तक करी। करने के बाद कनक मुनि शिलालेख पर चर्चा हुई अशोक से। उसके बाद शिलालेख में सबसे पहले 3 चीज़ों में अंतर आता है, स्तूप, चैत्य और विहार में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? जो है उनका चैत्य कहलाते हैं। विहार जहाँ सन्यासियों का या बौद्ध भिक्षुओं का रुकने का स्थान वर्षा काल में विहार कहलाता है। शिलालेख 3 प्रकार के होते हैं। रॉक माने चट्टान, पी माने पिलर, के माने गुफा। चट्टान जो चट्टानों पर लिखे गए शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ पर 7 हैं, लेकिन वर्तमान में 6 प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा टोटल प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। के माने गुफा की जो 6 जगह जिक्र मिलता है प्रकोत्तरों तक। उसके बाद प्रश्न आता है भाई, इन्होंने भाषा प्रयोग की है मुख्यतः खरोष्टी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी में शिलालेख लिखे गए हैं शाहनवाज गढ़ी और मानसेरा। अरमाइक में तक्षशिला और लगमान लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि पर अगले टॉपिक में चर्चा करूंगा। 1750 में शिलालेखों की खोज की गई टी फैंटेलर द्वारा, लेकिन फेल ट्रिक से यूज करेंगे। फैंटेलर का मतलब फेल अर्थात पढ़ने में असफल प्राप्त करता था, फेल रहा। उसके बाद शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की प्रिंसेप। 1837 में सक्सेस रहा, उसका ट्रिक है प्रिंसेप, ठीक है ना। अशोक के अंदर है शिलालेख। शिलालेखों की संख्या 14 है, जिनमें से सबसे पहले शिलालेख हिंसा न करना, पशु और मानव की सुरक्षा करना है। नंबर 2 है मानव और पशु की चिकित्सा करना, मानवता दिखाना। नंबर 3 में है अशोक द्वारा भ्रमण। नंबर 4 में धम्म का उपयोग। नंबर 5 में नियुक्ति में महामात्राओं की धर्म से संबंधित। उसके बाद 6वें में प्रशासनिक व्यवस्था। 7वें में लंबा सबसे अभिलेख। 8वें में है तीर्थ यात्रा। 9वें में है अनावश्यक रोग अर्थात चोरी, हिंसा न करना, उन पर प्रतिबंध। 10वें में प्रजा के हित में अशोक द्वारा आदेश प्राप्त करना। 11वें में है अशोक की विजयों का उल्लेख। 12वें में है धार्मिक सहिष्णुता की नीति। 13वें में है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हृदय परिवर्तन हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म धारण किया था। उससे पहले शैव धर्म के पुजारी थे ये। नंबर 14 में संदेशों की पुनरावृत्ति। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये शिलालेख अशोक के लिए और जनता के लिए डायरेक्ट सम्मिलित कराते थे आपस में, इसलिए इसकी चर्चा होती है अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचारों में। हाँ सुनो भाई, के स्तंभलेखों की संख्या टोटल 7 है, लेकिन 6 प्राप्त में है। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली टोपरा, ठीक है, जो अम्बाला हरियाणा से खींच के दिल्ली ले गो फोसा तो। दिल्ली मेरठ की बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक में,
तो मेरठ से खींच के दिल्ली ले गो कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब प्रश्न आता है भाई अरराज, नंदनगढ़ और रामपुरवा ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे पहले लिखेंगे हम चंपारण से प्राप्त हुए, चंपारण बिहार से। तो रन RAN, आर का मतलब है रामपुरवा लौरिया रामपुरवा, ए का मतलब है लौरिया अरराज, एन का मतलब है लौरिया नंदनगढ़। अब प्रश्न आता है भाई इन तीनों स्तंभ लेखों से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो रामपुरवा से सिंह का चित्र, लौरिया अरराज से सिंह का चित्र और नंदनगढ़ से मोर का चित्र प्राप्त हुआ है। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, कौन से चित्र कहाँ से प्राप्त हुए स्तंभ लेख में। अब प्रश्न आता है छठवां प्रयागराज। कौशाम्बी से अकबर खींच के ले गया था प्रयाग, जहां प्रयाग का पुराना नाम था इलाहाबाद, ठीक है ना। इनकी चर्चा अधिकतर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। दिल्ली टोपरा वाले को खींचकर दिल्ली कौन ले आया था? टोपरा से। अब एक प्रश्न पूछा जाता है भाई कौशाम्बी से खींच के इलाहाबाद या प्रयाग ले जाने वाला शासक कौन था? अकबर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अधिकतर पूछे जाते हैं।